नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले बहुत ही प्रमुख जो सिद्धांत है, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, उसके संबंध में संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो को चालू करने के पहले थोड़ा सा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जैसा कि बहुत ही संक्षिप्त में यदि मैं बताने का प्रयास करूं तो भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, वहां पर आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को बताया गया है बेसिकली पार्ट 3 में, भाग 3 में। उन सभी के संबंध में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आपको आई लिंक में सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। देन आज मैं मौलिक अधिकारों का चर्चा यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया तो उसको उन्होंने दोहरी, डबल प्रोटेक्शन, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो डबल प्रोटेक्शन के साथ कोई चीज आती है वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है, ज्यादा वो मजबूत होती है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो ज्यादा बेहतर होती है। तो डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया, यानी कि 2 लेयर में प्रोटेक्शन किया गया। और पहला लेयर शुरुआत में ही दिया गया। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 में डिफाइन कर दिया गया स्टेट को, यानी किससे हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, किससे हम प्राप्त करेंगे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम किससे रेमेडी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया और उसके बाद आर्टिकल 13 में पहला प्रोटेक्शन लेयर फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोवाइड किया गया, जो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आने वाला दूसरा प्रोटेक्शन है आर्टिकल 32 में, जिसको आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार से लेयर बना करके मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में, यानी कि भाग 3 में बहुत सही तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान किया गया। तो आज हम ये जो पहला प्रोटेक्शन है जो जुडिशियल रिव्यू के संबंध में बातचीत करता है, ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, इसके संबंध में मैं इस लेक्चर के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जुडिशियल रिव्यू को यदि आप एक शब्द में समझें तो किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना, टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। यह क्या कहलाता है, आपका न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है, जो आर्टिकल 13 के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब हम इस सिंपल सी डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे पास कई शब्द निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना। यहाँ पर तो लॉ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लॉ, लॉ से आप क्या समझते हैं। और लॉ को भी आर्टिकल 13 में ही डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 ए जिसको बोला गया है, वहां पर लॉ को डिफाइन किया गया है। 8 प्रकार बताने का प्रयास वहां पर किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, रूढ़ी एवं प्रथाएं, ठीक है ना। एनी लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी जिसे विधि का बल प्राप्त हो। विधि का बल प्राप्त होने का मतलब कि जिसे विधायिका के द्वारा क्या किया गया हो, बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा, लॉ कहलाएगा। पहली चीज निकल के आती है। दूसरी चीज यहां पर निकल के आती है संवैधानिकता। तो संवैधानिकता अर्थात कि संविधान के पूर्व या पश्चात बनाई गई कोई भी विधि यदि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से असंगत है, ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वो असंवैधानिक होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। लेकिन यदि कोई भी विधि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संगत है, consistent with fundamental rights, that law is valid, तो वह विधि क्या कहलाएगी, वैध विधि कहलाएगी। तो संवैधानिकता का मुख्य उद्देश्य यही है। अब यहाँ पर जब हम विधि और संवैधानिकता को देख लेते हैं तो हम बातचीत करते हैं कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 13 के तहत
जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया है। अब इसके संबंध में हम बातचीत करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा इतिहास बताऊंगा कि जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को हमने अमेरिकन जुडिशरी से लिया है। अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन जुडिशरी के तहत उनके द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है मारवरी वर्सेस मेडिसन। तो मारवरी वर्सेस मेडिसन के केस में पहली बार जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करने का प्रयास किया गया था और हमने उसी को अपने भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया, शामिल किया। देखा जाए तो जो आर्टिकल 13 के तहत प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू है, ये एक तरह से कार्नर स्टोन है, आधार स्तंभ है भारतीय संविधान का। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार पर वह कोई विधि यदि असंगत है मौलिक अधिकारों से, इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो उनको क्या कर सकता है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वाइड डिक्लेयर कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। और यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, सरल शब्दों में समझिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में ही जुडिशियल रिव्यू बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि आप यदि किसी भी एक्ट के तहत यदि रेफरेंस को पढ़ते हैं, निर्देश को पढ़ते हैं, तो वह भी जुडिशियल रिव्यू का बेस्ट एग्जांपल है। यदि आप सिविल प्रोसेस के लिए बातचीत करते हैं तो सीपीसी सिविल प्रोसेस के अंतर्गत सेक्शन 113 में कह सकते हैं रेफरेंस, निर्देश को डिफाइन किया गया है जो हाई कोर्ट में होता है। और दूसरी बात, यदि आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 395 में रेफरेंस को डिफाइन किया गया है। दोनों जगह पर आप देखोगे तो हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू एक तरह से किया जाता है बाय रेफरेंस, ठीक है ना। अब वो रेफरेंस क्या होता है, जब हम सीपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे तो मैं वहां पर उसको और डिटेल से बताऊंगा, पर आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो रेफरेंस जुडिशियल रिव्यू का बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि उनके माध्यम से हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत किसी भी डिस्प्यूटेड कह सकते हैं लॉ जो है उसके जुडिशियल रिव्यू को, उसके जो कह सकते हैं कि वैलिडिटी को या इनफोर्सबिलिटी को चेक करता है। ये बेसिक चीज वहां पर बताई गई है, ठीक है ना। तो अब मैं सीमित हो जाऊंगा आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 में अगली चीज कि आर्टिकल 13 का जो जुडिशियल रिव्यू है उसको एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, दो बातें बोली। पहली बात तो उन्होंने बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 के तहत बताया गया है इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, ठीक है ना, या आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 226 के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी यहाँ पर चीज बोली गई कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे की जो थ्योरी है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के बहुत ही ऐतिहासिक केस में बताई गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस केस के माध्यम से भी जुडिशियल रिव्यू को आधारभूत ढांचा नहीं बोला गया था। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो 1997 का केस है, इस केस के माध्यम से इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। इसके बाद एक बहुत अच्छा केस मुझे यहाँ पर मिला था, रेणु वर्सेस जिला एंड सेशन न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 30 हजारी कोर्ट। तो इस केस में एक तरह से आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट बताने का प्रयास किया गया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है संविधान की जो सर्वोपरिता है उसको बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 इज टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। इससे बेस्ट केस नहीं हो सकता जो आर्टिकल 13 के महत्व को, इंपॉर्टेंस को आपके सामने रखता हो। तो इस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू होता क्या है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। देन अब हम बातचीत करेंगे आर्टिकल 13 में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आर्टिकल 13 के तहत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के पूर्व की विधियों का, और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है, ठीक है ना, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जुडिशियल रिव्यू के संबंध में बातचीत करता है। और आर्टिकल 13 जो क्लॉज 2 है
वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जुडिशियल रिव्यू के संबंध में बातचीत करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संबंध में बातचीत करेंगे आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बता दूं कि आर्टिकल 13 जो 1 उसका जो इफेक्ट है, यानी आर्टिकल 13 का जो इफेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का, एक तरह से जो प्रभाव है वो कभी भी कैसा नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं है। इसका प्रभाव हमेशा प्रोस्पेक्टिव प्रभाव होता है। यानी कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले यदि कोई भी ऐसी विधि बनाई गई जिसके माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वहां पर जा करके जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामलों की रिव्यू नहीं करेंगे, पुनर्विलोकन नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन संविधान लागू हो जाने के बाद यदि कोई विधि ऐसी इस देश में, भारत देश में लागू है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या नागरिक के मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के माध्यम से उस विधि का रिव्यू किया जा सकता है। और यदि वो पार्ट 3 में प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब अगली बात, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय भारत में बहुत सारी ऐसी विधियां कह सकते हैं इन्फोर्स थी, लागू थी, जो अंग्रेजों के द्वारा इस देश में इन्फोर्स की गई थी, लागू की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि जैसे आप सिविल वगैरह की एग्जाम की तैयारी करो तो वहां के सिलेबस में या जो बेसिक जो लॉ स्टूडेंट फंडामेंटल पढ़ते हैं वहां पर आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी विधियां आप इनके साइटेशन देखो तो सभी 1860 से 1872, 1882 इन साइटेशन की अधिनियम। बहुत सारी विधियां ऐसी थी जो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती थी। उनको शुरुआत से ही यानी कि एब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही वाइड डिक्लेयर कर दी गई। लेकिन बहुत सारी विधियां ऐसी थी जिसमें कुछ ही प्रावधान ऐसे थे जो मौलिक अधिकारों का वायलेशन करते थे और उनके जो मेन प्रोविजंस थे, मुख्य प्रावधान थे, वो लागू किए जाने योग्य थे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ डॉक्ट्रिन को एडॉप्ट किया। पहला यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक डॉक्ट्रिन पढ़ा जाता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृथककरणता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथककरणता का सिद्धांत, इसको यहाँ पर बोला जाता है। पृथककरणता का जो सिद्धांत होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है, यह किसी अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। जो अधिनियम ऐसा है जो भारतीय संविधान के लागू होने के पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो इतने भी लॉज हैं उनको ये पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, केवल वो उसके में फिल्टर लगाता है और ऐसे प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं उन प्रोविजंस को वो फिल्ड कर देता है, हटा देता है, और बाकी प्रोविजंस को वो इन्फोर्स कर देता है, लागू कर देता है। आईपीसी में आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज में कोई डेफिनेशन रिपील कर दी गई है। आईपीसी में आप देखेंगे कि पनिशमेंट का जो चैप्टर है वहां पर कुछ पनिशमेंट्स को और कुछ प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया है, क्योंकि वो सभी चीजें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थी। लेकिन चूंकि आईपीसी सामान्य दंड की बात करती है और बाकी सभी सामान्य दंड के संबंध में जितनी भी बातें थी वो सभी अंडर द फंडामेंटल राइट्स थी, इसीलिए उन सभी को भारत में वर्तमान तक में भी लागू किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्री कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी लॉ हैं जिनको यहाँ पर लागू किया गया है उनमें एक तरह से फिल्टर लगाने का जो काम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के माध्यम से किया गया, पृथककरणता का सिद्धांत के माध्यम से किया गया, और जितने भी इनकॉन्स्टेंट पार्ट थे, असंगत भाग थे, उन सभी को हटा दिया गया, और जितने भी संगत भाग थे मौलिक अधिकार से उनको सभी को लागू कर दिया गया। यह था पृथककरणता का सिद्धांत। बहुत सारे केसेस के माध्यम से पृथककरणता सिद्धांत को भी चर्चा किया गया। A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस पढ़ते हैं, मैंने सभी केसेस के बारे में बता रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, बाकी चीजें आपको समझने में
आसानी होगी। AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य में इस सिद्धांत को अपनाया गया। देन उसके बाद बंबई वर्सेस बलसारा के मामले में इसको अपनाया गया। देन उसके बाद RMDC के मामले में इसको अपनाया गया। इन मामलों में कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी को अडॉप्ट किया गया और कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते थे, उनको अलग करके बाकी अधिनियम को लागू कर दिया गया। अगला यहाँ पर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए डॉक्ट्रिन है वह है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन, दूरदृष्टि सोच का जो है तो एक उदाहरण है। विधि बनाने का जो काम होता है बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है विधि बनाने की, और उस लेंदी प्रोसेस के तहत कोई विधि बनती है। तो कई बार किसी विधि में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट से इनकॉन्स्टेंट है और इसके आधार पर न्यायालय को लगता है कि इस विधि को तो शून्य कर देना चाहिए, वाइड कर देना चाहिए, लेकिन अपनी यदि सुपरविजन थिंकिंग प्रोसेस को, पावर को जब सुप्रीम कोर्ट यूज करता है तो उसको लगता है कि इन फ्यूचर यह विधि काम में लाई जा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में वह विधि को वाइड करने की बजाय उसको इनऑपरेटिव कर देता है, यानी कि अपरिवर्तनशील कर देता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जिस डॉक्ट्रिन को यूज करता है उसको बोला जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में हो जाएं, यदि कुछ बदलाव हो जाए भारतीय संविधान में, कुछ ऐसे प्रोविजंस जुड़ जाएं या कुछ अमेंडमेंट हो जाएं जिनके आधार पर इस विधि को वापस लागू किया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में वह विधि फिर से अलाइव हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक केस है, उसमें बताया गया है। इस केस में बरार मोटरयान एक अधिनियम था, वो कहता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो राइट्स है वो केवल सरकार के पास होगा, आम जनता के पास नहीं होगा। भीखाजी ने इसको चैलेंज किया कि हमको फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 के तहत प्रोवाइड किया गया है कि हम कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट को पता था कि जो कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के, और खासकर जिस समय का ये केस है, आपको बता दूं कि ये 1955 का केस है, उस समय तो मुश्किल था कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वो सभी जगह सड़कें बना सके और सभी जगह बसें चला सके। तो उसने अपने सुपरविजन पावर को यूज किया और बरार मोटरयान अधिनियम को, चूंकि उस समय जब संविधान लागू हुआ उस समय वो असंगत था, इनकॉन्स्टेंट था, तो उसको अपरिवर्तनशील कर दिया, इनऑपरेटिव कर दिया। लेकिन जैसे ही पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 19(6) जोड़ा गया और वहां पर बोल दिया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में सरकार किसी पर्टिकुलर ट्रेड एंड बिजनेस में अपनी एकाधिकार मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकता है, तो जैसे ही अमेंडमेंट हुआ वैसे ही जो बरार मोटरयान अधिनियम है उसको आर्टिकल 19(6) का सपोर्ट मिल गया और वो अलाइव हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स बताया गया है। अगला प्रश्न, ये अगला डॉक्ट्रिन बेसिकली इस बात के लिए है कि क्या कोई व्यक्ति वॉलंटरी, स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों को रिलिंक्विश कर सकता है, त्याग कर सकता है। इसके संबंध में एक बहुत फेमस सिद्धांत यूज किया जाता है, डॉक्ट्रिन यूज किया जाता है, अभित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। चूंकि यह सिद्धांत अमेरिकन संविधान में लागू था, अमेरिका में इस प्रकार के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अधित्याग का सिद्धांत क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, पर्सनल राइट्स नहीं है, यह है पब्लिक पॉलिसीज पर डिसाइडेड राइट्स हैं जो जनसाधारण के लिए, यानी कि द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों के लिए बनाई गई ये विधि है, ये अधिकार भारत के लोगों को प्रदान किया गया है। तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से कहता है कि भाई मैं अपने मौलिक अधिकारों को त्याग रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता हो, क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत राज्य को इम्पोज किए गए, आरोपित किए गए ऐसे कर्तव्य हैं जिस कर्तव्य से राज्य किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। इस डॉक्ट्रिन को बहुत ही अच्छे केस में अडॉप्ट किया गया था, बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। 1955 का एक केस है, बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया था और बोल दिया गया था कि भारत में अभित्याग का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से इसको
स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है ना। यानी कि दो सिद्धांतों को हमने एक्सेप्ट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवलेबिलिटी को हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को एक्सेप्ट किया, लेकिन अभित्याग के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी भारतीय संविधान की मूल आत्मा के विपरीत जाके बातचीत करता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संबंध में थे। अब हम बातचीत करते हैं कि संविधान लागू होने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जब कोई भी विधि बनाने, अब देखो 26 जनवरी 1950 के बाद विधि बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका करेगी, लेजिस्लेटिव करेगी। तो विधायिका के तहत कौन आएगा कि यदि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत विधि बनाना है तो फिर वो बनाएगा कौन? पार्लियामेंट, संसद बनाएगा। और यदि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत विधि बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकारें बनाएंगी। और यदि कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट के अंतर्गत बनाना है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल ही बनाएगी, विधि बनाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि इनके द्वारा ही विधि बनाएगी। अब चूंकि देखिए संविधान के पहले तो हमें नहीं पता था कि हमारे कौन से मौलिक अधिकार होने वाले हैं, तो उस समय तो भाई चलिए ठीक है, जो विधि बन गई अंग्रेजों ने बना दिया, उससे हम देख लेंगे कि जो विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है केवल हम उनको शून्य कर देंगे या सेवलेबिलिटी डॉक्ट्रिन को अपन यूज कर देंगे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद आप कोई ऐसी विधि नहीं बनाओगे जो इनकॉन्स्टेंट हो, असंगत हो मौलिक अधिकारों से। इसीलिए आर्टिकल 13(2) में शब्द यूज किया है कि यदि कोई विधि ऐसी बनाई गई है तो असंगत की मात्रा तक वो विधि क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको मौलिक अधिकार पता है इस देश के, इसीलिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो किसी के मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है। क्योंकि अब आपको आर्टिकल जो कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, उनके बारे में जानकारी है, तो आप कभी भी उनसे असंगत विधि नहीं बनाओगे। ये आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो यही बताने का प्रयास आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में यह साफ साफ बोल दिया गया है कि विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगी, इनकॉन्स्टेंट होगी। लेकिन यदि कोई ऐसी विधि बना दी जाती है तो वह प्रारंभ से ही एब इनिशियो ही क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। परंतु यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को। कुछ सर्कमस्टांसेस में बोला गया है कि यदि मान लीजिए कि विधायिका के द्वारा कुछ ऐसी विधि बना दी गई है कि जो अभी लग रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर यह विधि लागू की जा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का यूज करके न्यायपालिका क्या करेगी कि ऐसी विधियों को इनऑपरेटिव, अपरिवर्तनशील कर सकती है। और यदि उनके समर्थन में कोई संवैधानिक संशोधन होते हैं तो वह विधि फिर से लागू हो सकती है, इन्फोर्स हो सकती है। बहुत सारे केसेस के माध्यम से इस डॉक्ट्रिन को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए अडॉप्ट किया गया है, लागू किया गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन एक अच्छा केस मुझे याद आ रहा है, दुलारे लोधी वर्सेस थर्ड एडिशनल जज कानपुर का जो केस है 1985 का, इस केस में इस चीज को बताने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के तहत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत किया जाता है, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें या फिर कमेंट्स कीजिए, जितने हो सके उतने कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा मुझसे कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बातचीत कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करने में। और बेस्ट जो तरीका है बातचीत करने का वो कमेंट्स है। आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में, इस लेक्चर के संबंध में, या कोई भी लीगल प्रश्न है, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उसके अकॉर्डिंग मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।